वेलकम। कम्युनिकेशन सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट किन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग बीटेक करने जा रहे हैं और आप AKTU से हैं तो आप बीटेक फर्स्ट ईयर में चाहे ब्रांच आपकी चाहे जो हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फॉर ऑल ब्रांचेस। ज़्यादा पोर्शन नहीं है, एक स्मॉल पार्ट है। ओके। और अगर आप ECE के स्टूडेंट हैं तो ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट का जो है क्या बोलते हैं, अगर आप बीटेक के बाद गेट एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं या ESE का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, जिसको आप IES बोलते हैं, जो कि आपका UPSC कंडक्ट कराता है, ये सब्जेक्ट वहाँ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गेट में इस सब्जेक्ट का वेटेज ऑलमोस्ट आपका 15 मार्क्स के आसपास होता है, 15 प्लस मार्क्स। और ESE में तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 100s में बात कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और उसके बाद आप गेट का ESE का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, ESE या जिसको बोलते हैं आप IES, अगर आप ESE का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए ये सब्जेक्ट वेटेज रखता है। और उसके अलावा अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IIT JEE के स्टूडेंट्स के लिए भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में आप देख लेंगे कि वो पार्ट आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आपके लिए यहाँ भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट transmitting information from source to receiver. Okay, this is the block diagram of wired communication system, जिसमें आपके ये 4 ब्लॉक्स दिए हैं। पहला ब्लॉक जो आपका है that is information source। information source आपका वो है जहाँ से आपकी information जनरेट होगी। ये आपका है source transducer। source transducer क्या करता है, आपका एक फॉर्म की एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी मैं इस माइक में बात कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि इस वायर में जो है, माइक में जो वायर है, इस वायर में केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूं तो इस फिजिकल सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है आपका क्या, सोर्स ट्रांसड्यूसर। और ये आपका चैनल है, जो कि चैनल मतलब एक वायर्ड चैनल है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करेगा। ओके, सोर्स ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, हमारे फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, चैनल में ही चांसेस होते हैं कि आपकी नॉइज ऐड हो जाए। ओके, एंड रिसीवर साइड आके देखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक इज रिसीवर ट्रांसड्यूसर। रिसीवर ट्रांसड्यूसर आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको अगेन फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने अपने कानों में क्या बोलते हैं, ईयरफोन या हेडफोन्स पहन के अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके जो ईयरफोन का जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होगा, और आपका जो स्पीकर है जो आपने ईयरपीस कानों में लगा रखे हैं उसमें जो है आपका ट्रांसड्यूसर होगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको आप समझ पा रहे होंगे। अगर सोचो कि वायर में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और उस वायर को आप क्या बोलते हैं टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। ओके, ये तो रही बात आपकी क्या बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम्स की। डेस्टिनेशन वो प्लेस है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और जो आपका वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज प्रिफर्ड फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो आपको अगर वायर्ड मीडियम को प्रिफर करना है तो आपको काफ़ी लंबी दूरी तक आपको वायर बिछाने पड़ेंगे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, करंट और वोल्टेज सबको मेंटेन करने में आपको कॉस्टली पड़ेगा। ओके, सो दिस इज प्रिफर्ड ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये एक्सप्लेनेशन है आपके सारे ब्लॉक्स की। इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। सोर्स ट्रांसड्यूसर आपका जो है फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसके लिए एग्जाम्पल्स आपके माइक हैं, आपका माइक्रोफोन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसमें। रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगेन फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि एग्जांपल आपके पास है लाउड स्पीकर। ओके, एंड
जो मैंने बात की अभी कि आपका जो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज प्रिफर्ड ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायरलेस ट्रांसमिशन इज प्रिफर्ड इन विच सिग्नल प्रोपगेट्स थ्रू फ्री स्पेस। तो अगर आपका सिग्नल फ्री स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो आपको वो वायर बिछाने और उसकी मेंटेनेंस का जो रिस्क है वो नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सो कुछ सिग्नल्स हैं, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है जरा इसको हम जान लेते हैं। जो आपका पहला सिग्नल है दैट इज वॉइस सिग्नल, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वॉइस सिग्नल का जो सोर्स है दैट इज वोकल कार्ड। ओके, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। ओके, एंड द सेकेंड सिग्नल इज ऑडियो सिग्नल, जो ऑडियो सिग्नल जो हम सुनते हैं। ओके, और हम जानते हैं कि जो 20 किलो हर्ट्ज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को हम लोग सुन सकते हैं। सो दिस इज द रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल। और अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका जो वॉइस सिग्नल है दैट इज अ सबसेट ऑफ ऑडियो सिग्नल, मीन्स आपका जो वॉइस सिग्नल है वो इसी रेंज में आ जाता है, ऑडियो सिग्नल की रेंज में। ओके, एंड द थर्ड सिग्नल इज योर वीडियो सिग्नल। सो वीडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 टू 4.5 मेगाहर्ट्ज। और वीडियो सिग्नल आप जानते हैं कि वीडियो सिग्नल इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ आपके अगर आप स्क्रीन पे कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर्स मूव नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, जो लाइट इंटेंसिटी है, जो पिक्सल्स हैं, वो आपको जो है वो टाइम के साथ उनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा होता है, जिसको आप देख पा रहे होते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपके पहले दो ब्लॉक, ये वाला और ये इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सोर्स ट्रांसड्यूसर, आपने ये ब्लॉक्स पहले भी देखे हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में। और ये लास्ट के जो दो ब्लॉक्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये भी आपके वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में थे। जो आप वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देख पा रहे हैं जो दो नए ब्लॉक्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज योर मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज योर डिमॉड्यूलेटर। सो ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर ऐसा क्या कर रहा है कि आपका जो वायर्ड कम्युनिकेशन है वो वायरलेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही समझना है, बाकी आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या करता है। ये मॉड्यूलेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना जो आपका है ये क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर रही है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जो है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही हैं, प्रोपगेट हो रही है, और यहाँ से वापस आके आपको रिसीवर साइड रिसीविंग एंटीना होगा और वो उसको आपकी वेव्स को रिसीव करेगा और उसका डीमॉड्यूलेशन होगा। और डीमॉड्यूलेशन होने के बाद अगेन वही प्रोसेस, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर एंड अगेन डेस्टिनेशन पे आप जो भी मैसेज है आप उसको रीड कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ऐसा क्या कर रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वायर्ड से वायरलेस हो जा रहा है। ओके, चलिए आते हैं इस पे। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। सो पहली जो पहला फायदा है, जो पहला एडवांटेज है मॉड्यूलेशन का, दैट इज रिड्यूसिंग एंटीना हाइट। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन एंड सम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये पाया गया कि अगर आप चाहते हैं कि फेथफुल रेडिएशन हो तो आप जो भी वेव रेडिएट कर रहे हैं और जिस एंटीना से रेडिएट कर रहे हैं उस एंटीना की जो हाइट होनी चाहिए वो λ/4 होनी चाहिए। जो वेव आप रेडिएट कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है उसका 1/4 होना चाहिए आपकी एंटीना हाइट। ये फेथफुल रेडिएशन क्या है? फेथफुल रेडिएशन मीन्स आप जो सिग्नल भेज रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल शुड नॉट चेंज। ओके, सो ये एंटीना हाइट कम कैसे हो रही है देख लेते हैं। सो ये देखिए, सपोज कीजिए बिफोर मॉड्यूलेशन आपके पास एक सिग्नल है जिसको आप भेजना चाहते हैं। उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपकी है 15 किलो हर्ट्ज। आप जानते हैं 15 किलो हर्ट्ज आपका ऑडियो सिग्नल की रेंज में आता है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इस रेंज में है। अगर आप इस सिग्नल को रेडिएट करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया आपको जो एंटीना चाहिए ST वो चाहिए होगा आपका λ/4 के आसपास, λ/4। ओके, एंड आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है f λ। अगर आप इसको रिप्लेस कर दें लैम्डा को तो आपकी जो ST आएगी वो C/4f होगी। ये C आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आप जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
वो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ओके, सो देख लीजिए, एंटीना हाइट निकाल लीजिए। सी की वैल्यू रखते हैं हम क्या, 3 × 10⁸ एंड 4 × f। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़। आप इसको रखेंगे 15 किलोहर्ट्ज़ को आप 3 × 10⁸, 4 × 15 × 10⁻3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5000 मीटर्स, 5000 मीटर्स। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 किलोमीटर होगा। तो अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी भेजनी है तो आपको जो एंटीना की हाइट चाहिए वो 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना चाहिए। शायद ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि हम 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना इंस्टॉल कर पाएं। ओके, सो मॉड्यूलेशन से क्या होगा, सो यहीं से हम समझेंगे कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। सो मॉड्यूलेशन से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने इंक्रीज कर दी। 15 किलोहर्ट्ज़ थी, हमने माना इंक्रीज होके वो 1 मेगाहर्ट्ज़ हो गई। फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो इंक्रीज होके 1 मेगाहर्ट्ज़ हो गई। अब आप एंटीना की हाइट जरा निकालिए, St = C/4f। और अब आप निकालेंगे तो ये जो एंटीना की हाइट निकल के आएगी ये आएगी ऑलमोस्ट 75 मीटर। आप जानते हैं कि 75 मीटर का एंटीना इंस्टॉल करना आसान होगा इन कंपैरिजन टू 5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना। ओके, सो आपने देखा कि मॉड्यूलेशन से हमारी एंटीना की हाइट रिड्यूस हो गई। तो आप कह सकते हैं अब कि मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। जो सेकेंड एडवांटेज है दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। सो पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू अ कॉमन चैनल। सपोज कीजिए एक समय में आपके पास एक ही चैनल है और आपको एक से ज़्यादा सिग्नल भेजने हैं, तो अगर आप मॉड्यूलेशन ना करें तो क्या दिक्कत होगी, और मॉड्यूलेशन करने से वो दिक्कत दूर कैसे हो जाएगी, हम इसकी बात करते हैं। ओके, सो देख लीजिए, अगर आप जानते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, अभी मैंने आपको बताया कि 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज होती है। ओके, सो अगर एक साथ एक क्लास में, अगर हम बात करें एक क्लास में 7-8 लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें, ओके, तो शायद आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबका सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी के आसपास का है। ओके, और सबकी बातें आपको एक नॉइज के जैसे सुनाई पड़ेंगी। ओके, तो किसने क्या बोला वो मैसेज आपको मिल नहीं पाएगा। ओके, सो मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए मॉड्यूलेशन का क्या फ़ायदा है देख लीजिए। मॉड्यूलेशन में आप जानते हैं, सपोज कीजिए A, B, C, D, ये E, ऐसे आपके ये सारे क्या बोलते हैं, यूजर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं जो आपका मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, हमने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ लो फ्रीक्वेंसी थी, इनकी हमने बढ़ा के 1 मेगाहर्ट्ज कर दी। B की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा के 2 मेगाहर्ट्ज कर दी। C की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा के 3 मेगाहर्ट्ज कर दी। ओके, C की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा के 3 मेगाहर्ट्ज कर दी। ऐसे ही D की हमने इंक्रीज कर दी, E की भी बढ़ा के कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब देखिए सबके पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, 1 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 4 और 5 मेगाहर्ट्ज ऐसे। तो अब जो है आप एक साथ किसी कॉमन चैनल से अगर आप सिग्नल भेजेंगे तो सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो आपस में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका जो सिग्नल है वो क्लियरली रिसीव होगा रिसीवर साइड। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने ये मॉड्यूलेशन नहीं किया तो आपका जो सिग्नल है वो ओवरलैप कर जाएगा, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस हो जाएगा। और इंटरफेरेंस आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार आपके सिग्नल इंटरफेयर कर गए तो आपको अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना मुश्किल होगा। सो टू अवॉइड दिस इंटरफेरेंस, मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स इज डन विथ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज सो दैट व्हेन मल्टीप्लेक्स्ड ओरिजिनल सिग्नल इज नॉट लॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म आया है कैरियर फ्रीक्वेंसीज, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग में क्या दिक्कत आ रही थी। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स हम एक साथ कई सारे सिग्नल्स को भेजना चाहते हैं एक कॉमन चैनल से, लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं किया तो होगा क्या कि सिग्नल आपके इंटरफेयर कर जाएंगे और आपका जो मैसेज होगा वो कहीं लॉस्ट हो जाएगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। सो तीसरा फायदा क्या है,
मॉड्यूलेशन का, जो आपके बेस बैंड सिग्नल होते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, लाइक वॉइस सिग्नल जो हम बोल रहे हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन। आप कितना भी जोर से चिल्ला दीजिए लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो हार्डली 500 मीटर के बाद ख़त्म हो जाएगी। 500 मीटर दूर खड़ा हुआ वो तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 500 मीटर तक भी जाना मुश्किल है आपकी वॉइस को। सो टू रिड्यूस अटेन्यूएशन, इस अटेन्यूएशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका क्या बोलते हैं सिग्नल दूर तक ट्रेवल कर पाता है। एंड द फोर्थ एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। अगर आपने सारे सिग्नल्स को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर रखी है तो आपके सिग्नल इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो सारे सिग्नल्स आपको जो रिसीवर होगा, रिसीवर साइड, वो क्लियरली सारे सिग्नल्स को अलग अलग जितने भी रिसीवर होंगे वो सुनेंगे। ओके, तो ये 4 फायदे हुए, आपने देखा 4 एडवांटेज हैं आपके मॉड्यूलेशन के। पहला जो एडवांटेज था आपका कि आपने एंटीना हाइट को कम कर दिया, आपने देखा भी कि कैसे कम हो गई। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि आपने मल्टीप्लेक्सिंग किया सिग्नल का, और मल्टीप्लेक्सिंग एडवांटेजेस, आपने इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन की रेंज भी बढ़ा दी। और चौथा जो है कि आपने अगर मॉड्यूलेशन कर दिया है तो जो रिसीव्ड सिग्नल की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। ओके, सो ये 4 फायदे हुए आपके मॉड्यूलेशन के। हाँ, ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो IIT JEE का काफ़ी मतलब जो है बेस्ट टॉपिक कह लीजिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में ये वाले पार्ट पर उन्होंने काफ़ी फोकस कर रखा है। ओके, चलिए देखते हैं। सो चूँकि हम जान रहे हैं कि जो सिग्नल है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, पर जो सिग्नल हम भेज रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए हमको थोड़ा सा आइडिया चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मेथड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट योर टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में आप ले जाके आप उस सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं ये आप पता कर सकते हैं, ताकि आप जो है मॉड्यूलेशन कैसे करना है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। सो दिस इज योर डिफिनीशन ऑफ Fourier transform, that is xf is equal to integration from -infinity to +infinity xt, that is your time domain signal, and e की power -j 2 pi ft dt. Okay, so this is your definition of Fourier transform. और एक मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, आप ये भी देख लीजिए। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी सिग्नल को, टाइम डोमेन सिग्नल को, अगर आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो सिग्नल है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, ये भी आपको ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है ये आपका सिग्नल सिस्टम का। सो xt cos 2 pi f naught t, जब इसको आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने ये भी जानते हैं आपकी जो है cos थीटा, अगर इसको हम देखें तो e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा अपॉन 2। आपने देखा है कि ये जो पार्ट होता है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, वैसा ही कुछ समझिए ये है। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर पल्स को हम फ्री स्पेस में भेज के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस पल्स में फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी प्रेजेंट हैं। आपको एक पल्स भेजनी है फ्री स्पेस में। सो द पल्स, जो पल्स आपकी है उसकी ड्यूरेशन आपकी टाउ है, और ये स्टार्ट हो रही है आपकी -τ/2 से +τ/2 तक है। ओके, और इसका एम्पलीट्यूड आपका a है। इस रेक्टेंगुलर पल्स को आपको भेजना है। सो इसके लिए हम पहले पता करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसकी डिफिनीशन आपको पता है, ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to +infinity xt to e की पावर -j 2 pi ft dt। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा xt सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक, उसकी रेंज पता है आपको, उसका एम्पलीट्यूड पता है। इस सिग्नल को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, xt की वैल्यू इस रेंज में a है, एंड e की पावर -j 2 pi ft dt। ओके, इसका ज़रा हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल इटसेल्फ होता है। आप देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन, आप जानते हैं क्या होता है, e की पावर -ax, और डिवाइड हो जाता है जो x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है। ओके,
तो सेम ऐसा ही इंटीग्रेशन ये वाला है, देख लीजिए। ए तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। e की पावर माइनस जे, यहाँ पे x की जगह आपका t है, तो e की पावर माइनस जे 2 पाई ft और डिवाइड हो जाएगा आपका माइनस जे 2 पाई f से। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है फ्रॉम माइनस टाउ बाई 2 टू प्लस टाउ बाई 2 है। जरा ये लिमिट प्लेस करते हैं आप, a अपॉन माइनस जे 2 पाई f, इससे डिवाइड कर दिया। अगर आप लिमिट प्लेस करेंगे तो अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो e की पावर माइनस जे 2 पाई f और t की जगह आप टाउ बाई 2 रखेंगे, तो प्लस टाउ बाई 2 है ये। ओके, माइनस e की पावर माइनस जे 2 पाई f और लोअर लिमिट आपकी माइनस टाउ बाई 2 है, हमने ये माइनस टाउ बाई 2 रख दिया। ओके, जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ऊपर के पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ओके, जब आप इस लिमिट को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो एक्सएफ सिग्नल होगा दैट इज गोइंग टू बी ए अपॉन, मैं सिर्फ यहाँ पे पाई एफ लिख रहा हूँ, 2j को भी अंदर ले जा रहा हूँ और माइनस साइन को भी अंदर ले जा रहा हूँ। जब आप माइनस साइन को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लीजिए, और ऊपर देख लीजिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा e की पावर जे 2 पाई f इंटू टाउ बाई 2। चाहे तो आप दोनों जो बाई 2 है उसको आप ऊपर वाले 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो जे पाई f टाउ हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस जे पाई f टाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने ये टाउ बाई 2 से दोनों पार्ट जो 2 थे वो उसको आपने कैंसिल कर दिया। सो ये आपका इतना आया अपॉन 2j। आप यहाँ का जो 2j था उसको आपने अंदर ले आया, उसको आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता है कि ये जो सिग्नल है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e की पावर जे थीटा माइनस e की पावर माइनस जे थीटा बाई 2j, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा। ओके, तो इसको रिप्लेस करते हैं साइन के टर्म से। सो a अपॉन पाई एफ और ये हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह आपका क्या लिखा हुआ है, जे पाई एफ। ओके, पाई एफ टाउ। ओके, पाई एफ टाउ। तो ये आपका सॉल्व होके इतना आया। अगर आपको पता हो कि सिंक फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, तो इसको हमको सिंक के फॉर्म में ले जाना है। सो आप जानते हैं कि जो सिंक x होता है दैट इज गोइंग टू बी साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। ओके, साइन पाई इंटू वेरिएबल अपॉन पाई इंटू वेरिएबल, ये होता है सिंक फंक्शन की डिफिनीशन। ऐसा हम सिंक फंक्शन सिंक फॉर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ए टाउ सिंक एफ टाउ है, इसलिए हम उसको उस फॉर्म में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाई इंटू वेरिएबल, वेरिएबल में यहाँ पे एफ टाउ है, नीचे टाउ नहीं है, तो अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे टाउ से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने टाउ से ऊपर और टाउ से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो देख लीजिए ऊपर हो जाएगा आपका ए टाउ साइन पाई एफ टाउ, ये रहा, और नीचे जो है आपका पाई एफ टाउ से हमने डिवाइड कर दिया पाई एफ टाउ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ नहीं, एक सिंक फंक्शन जैसा लिखा हुआ है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए टाउ है। तो देख लेते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा ए टाउ सिंक एफ टाउ। ये आपका रेक्टेंगुलर पल्स का क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। अब यहाँ से हम पता करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं और फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, तो उसके लिए अब देख लेते हैं जरा इसका प्लॉट। ओके, सो ये रहा आपका एक्सएफ इज नथिंग बट योर द वैल्यूज ए टाउ सिंक एफ टाउ, या अगर इसको और अच्छे से लिखें जैसे साइन के फॉर्म में लिखें जैसा पहले था, तो ए टाउ साइन पाई एफ टाउ अपॉन पाई एफ टाउ, इसको प्लॉट करना है हमको। अगर इसको हम प्लॉट करें फ्रेंड्स तो देख लीजिए आप, ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस और ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, हमें एक्सएफ को प्लॉट करना है। ओके, सो जब फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी जब आपकी जीरो होगी, ऊपर भी जीरो
साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0, तो ये साइन 0/0 फॉर्म है या 0/0 फॉर्म है। अगर आप जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पर यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका a टाउ है तो उससे मल्टीप्लाई में है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इस समय जो सिग्नल होगा आपका होगा तो साइनोसॉइडल ही, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a टाउ होगा। ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद आप जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है फ्रॉम -1 to +1 होती है। जो आपका साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम -1 to +1, इसकी वैल्यू इसी के बीच में लाई करती है। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो सिर्फ -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी, लेकिन नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी धीरे धीरे घटती जाएगी। ओके, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये जो आपका प्लॉट होगा ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे, वैसे ये प्लॉट आपका रहेगा तो साइनोसॉइडल ही, पर ये प्लॉट आपका इसकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये कि ये फंक्शन, ये जो आपका सिग्नल है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, उसके पहले ये खत्म नहीं होगा। तो आप सोच पा रहे होंगे कि अगर आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स भेजनी हो फ्री स्पेस में या आपको किसी वायर्ड चैनल के थ्रू, तो आपको इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए होगी। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल चैनल अवेलेबल हैं उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो तो फाइनाइट होती है, तो इसको वायर्ड चैनल से तो भेजने से रहे हम। अगर फ्री स्पेस से भेजना चाहें तो हाँ बिल्कुल फ्री स्पेस से इसको भेज सकते हैं क्योंकि उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो, अदरवाइज अगर एक साथ कई सारे लोग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देंगे तो सबको इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए। अगेन सिग्नल ओवरलैप कर जाएगा, इंटरफेयर हो जाएगा, और इंटरफेरेंस होने की वजह से अगेन आपका जो मैसेज है वो लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फिर भेजना क्या चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, वापस आते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये रहा आपका a रेक्ट t/टाउ, जहाँ टाउ आपका क्या है, पल्स ड्यूरेशन है। ओके, और इसका जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो वो आया एक सिंक फंक्शन जिसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -∞ to +∞, और यू कैन से दैट 0 to ∞। और इसको भेजने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो भी प्रैक्टिकल चैनल अवेलेबल्स हैं, वायर्ड चैनल जो भी आपके पास है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, चाहे वो आपका कोएक्सियल केबल हो, कोएक्सियल केबल, उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो आप जानते हैं 0 to 600 मेगाहर्ट्ज होती है। ओके, अगर हम बात करें पैरेलल वायर की, तो जो पैरेलल वायर होता है उसकी बैंडविड्थ जो होती है आपकी वो भी आपकी 0 to 200 मेगाहर्ट्ज होती है, तो इससे भी आप नहीं भेज सकते। और अगर बात करें जो आपके पास सबसे अच्छी केबल अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कुछ गीगाहर्ट्ज में होती है, फ्यू गीगाहर्ट्ज। तो आप इन तीनों जो आपके पास प्रैक्टिकल वायर्ड चैनल अवेलेबल हैं उससे तो आप इस सिग्नल को भेज नहीं सकते। तो करें क्या हम, तो करना ये होगा कि हम उन फ्रीक्वेंसीज को केवल भेजें जिसमें क्या बोलते हैं सिग्नल की 95 to 99% इन्फॉर्मेशन हो। दैट मीन्स हम इस मेजर लोब के भेजें, बाकी जो अदर पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर दें। ओके, उसको हम ना भेजें। तो ये होगा कैसे, इसके लिए हम फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड बैंड लिमिटिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, केवल उन फ्रीक्वेंसीज को भेजेंगे जिनमें क्या बोलते हैं 95 to 99% इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, 95 to 99% इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही है आपकी ये मेजर लोब। बाकी जो सेकेंडरी लोब्स हैं उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हमें सहारा लेना होगा बैंड लो पास फिल्टर का। ओके, तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म।